नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे स्पेशल से संबंधित सीरीज़ चला रहे हैं। इस रेलवे स्पेशल सीरीज़ में अभी हम पिछले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में जीएस पोर्शन पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम व्याख्या के माध्यम से कवर कर रहे हैं, ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए और आप उसे आसानी से एग्ज़ाम में करके आएँ। इससे पिछली वीडियो में हमने पिछला इलाहाबाद आरआरसी से संबंधित प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम आरआरसी दिल्ली से संबंधित जितने भी जीएस के प्रश्न हैं उन पर फोकस करेंगे और व्याख्या के माध्यम से उन सभी प्रश्नों के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, यानी कि संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाती है। आइए व्याख्या के माध्यम से जानते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, चर्चित सदन एवं जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को दूसरा सदन, उच्च सदन अथवा स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कि संसद के दोनों सदन को बुलाने का अधिकार एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति दोनों संसद के दोनों सदनों को बुला भी सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है, परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लेखित हैं। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लेखित हैं। बाकी आइए और भी इसके भागों के बारे में देखते हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिनके विषय में अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि संविधान का भाग 1 जो है वह भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र पर आधारित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन है, यानी कि संविधान का जो भाग 1 है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, वह अनुच्छेद 1 से 4 में तक इसका वर्णन है। अगला, संविधान का भाग 2 नागरिकता पर आधारित है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है, यानी कि संविधान का जो भाग है 2 नागरिकता पर आधारित है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं संविधान के भाग 3 के विषय में। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों पर आधारित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह किन अनुच्छेदों के मध्य है। तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। और अगला, संविधान का भाग 4 का जो का है मौलिक कर्तव्य पर आधारित है। अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ भाग बताए हैं मैंने संविधान के, जिनके विषय में बिल्कुल याद कर लीजिए, अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है इनके विषय में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बस्तर का प्राचीन नाम क्या है। तो बस्तर का प्राचीन नाम दंडकारण्य है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको वैदिक साहित्य और 16 महाजनपद के विषय में याद करना होगा। 16 जनपद यानी कि 16 महाजनपद जो है और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनके विषय में ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल हैं। हमारी प्राचीन इतिहास में जो सीरीज चल रही है उस सीरीज़ में हम जल्द ही एक वैदिक साहित्य के ऊपर मास्टर वीडियो भी जल्द लेके आएंगे, जिसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है और हिमालय के कुछ प्रमुख भाग हैं, जैसे कि हिमालय 4 भागों में विभाजित है। हिमालय का एक भाग है शिवालिक और शिवालिक पर ही पीर पंजाल पहाड़ी स्थित है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमालय 4 भागों में विभाजित है, ट्रांस हिमालय, महान अथवा वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पीर पंजाल पहाड़ी शिवालिक हिमालय पर है, जबकि काराकोरम और कैलाश श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय पर स्थित हैं। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा काराकोरम के विषय में, यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है इस विषय में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है।
जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, 8848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन पर्वत अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है। तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला को, और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह राजस्थान में गुरु शिखर है। इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है, यानी कि एक सतपुड़ा पहाड़ी जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है मध्य प्रदेश की, उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इनके विषय में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के लिए पहली बार समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज है वह पुर्तगालियों के द्वारा की गई है। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत को खोजते हुए केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा, जहां जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया था। इसके अलावा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आया था, यानी कि भारत आने वाला पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जबकि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके विषय में पूछा जाता है। और भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय देशों का आगमन हुआ था उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश यानी अंग्रेज, इसके अलावा डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी आए। पुर्तगालियों के विषय में एक बात और भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली ही आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही भारत से गए। देखते हैं अगला प्रश्न। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? तो असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था और यहीं पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया गया। असेंबली में बम फेंकने के कारण 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इनके विषय में। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट क्रांतिकारियों पर आधारित हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और ऐसे कार्य किए। शायद इन कार्यों को करने के लिए आज की युवा इतनी हिम्मत ना जुटा पाएँ। तो आइए देखते हैं इनके विषय में। 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन किया था। 1925 में HRA संगठन के सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के नेतृत्व में काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी में ट्रेन लूट ली थी इन क्रांतिकारियों ने, का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने किया था। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का गठन हुआ। यह HRA का संशोधित रूप था, यानी कि सचिन नाथ सान्याल ने जिस HRA का गठन किया था बाद में उसे HSRA में किया गया, यानी HSRA में कन्वर्ट कर दिया गया। और यह सब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। यहाँ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया जाता है और बहादुरी से यहाँ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए अंतिम गोली से आज़ाद खुद को गोली मार लेते हैं, परंतु अंग्रेज़ों के हाथों नहीं पकड़े जाते। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है, इनके विषय में फिर किसी वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल के विषय में अनेकों बार पूछा गया है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब में सतलुज नदी बनी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण नदी बहुउद्देशीय परियोजना हैं जिनके विषय में आपको पढ़ लेना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में एक छोटी सी वीडियो में मैं जल्दी कवर कर लूँगा इस चैप्टर को। आइए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, यह प्लासी कहाँ पर स्थित है? आधुनिक भारत पर आधारित प्रश्न, तो याद रखिएगा प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में स्थित है। आगे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, यानी कि इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया, क्योंकि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से धोखा कर अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस युद्ध में। और आगे एक युद्ध और हुआ
बक्सर का युद्ध 1764 में, उसके विषय में भी देख लेते हैं। 1764 में बंगाल के नवाब मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बनाया जाता है। तब मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीतियों के ख़िलाफ़ चलने लगता है, यानी कि उसे अंग्रेज़ों की नीतियाँ पसंद नहीं आती, वे अपने अनुसार शासन करना प्रारंभ कर देता है। तब अंग्रेज़ उस पर भी जीत हासिल करना चाहते हैं और 1764 में मीर कासिम तथा अंग्रेज़ अधिकारी हेक्टर मुनरो के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया था, परंतु अंग्रेज़ों से युद्ध हार जाने के फलस्वरूप 1965 में इलाहाबाद की संधि भी अवध के नवाब को और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ करने पड़ी, जिसमें 1965 की इलाहाबाद की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। KYC का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। याद रखिएगा, KYC का रूप है यानी कि पूर्ण रूप है नो योर कस्टमर। इस प्रकार कुछ और भी वर्ड हैं जैसे PDF जिसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फ़ाइल, GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सोनार का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण और भी पूर्ण फुल फॉर्म आपको याद करनी होंगी। देखिए, रेलवे में मैथ रीजनिंग के प्रश्न तो सभी लोग हल कर लेते हैं, परंतु GS के पोर्शन से लोग मात खा जाते हैं। GS पर बच्चों की इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, इस वजह से हमने यह सीरीज प्रारंभ की है ताकि रेलवे के साथ यानी रेलवे एग्ज़ाम में आपकी GS भी अच्छे से कवर हो सके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कृषि से संबंधित हमारी जो ग्राम समाज विकास की क्लास चल रही है उसमें हमने कृषि से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है, फिर भी इस प्रश्न को हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। प्रश्न दिया है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश गेहूं के अलावा गन्ना दूध के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर रूस है। तो विश्व की दृष्टि से भी याद रखिएगा कौन कौन से देश गेहूं के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय एवं तीसरे स्थान पर हैं। और इसके अलावा चावल के विषय में भी पूछा जाता है, तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। जबकि भारत में देखा जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल सर्वाधिक करता है, तमिलनाडु भी है। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिन पर आधारित इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, हमने आपके छोटे छोटे टॉपिक इन प्रश्नों के माध्यम से कवर कर दिए हैं। बाकी इस प्रकार की वीडियो हम आगे जारी रखेंगे। तो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।